मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ स्पेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर ठेठ हरियाणवी अंदाज में, आपकी अपनी हरियाणवी बोली में। और इसकी शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर और बड़ी रात की खबर तय एनसीआर तय इब 5 जिले हरियाणा के बाहर नहीं होंगे। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। पुराना एरिया पहला की तरह रहेगा, यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी कि पहला का एरिया पहला के नियम के तहत एनसीआर का हिस्सा रहेगा। एनसीआर एरिया न लेकर राज्यों तक प्रस्ताव मांगे गए हैं। एनसीआर रीजन 2047 के प्लान पर मीटिंग में चर्चा हुई है। 15 अगस्त तक कमेटी अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इससे पहला चर्चा हो रही थी कि हरियाणा के 5 जिले एनसीआर तक कैडे जैसे हैं और इसके नफा नुकसान सारे बताए जा रहे थे कि ये नफा हर के नुकसान है। आज यह बैठक दिल्ली में हुई और एडा फैसला हुआ है कि फिलहाल हरियाणा के 5 जिले एनसीआर तक बाहर नहीं कटे जाएंगे। जो पहला की स्थिति थी उसी तरीके तय हरियाणा के इससे एनसीआर में शामिल रहेंगे। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में 4 प्रदेशों के प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्योंकि इन चारों प्रदेशों का एरिया लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें है। 32 जिले इसके अंदर आते हैं। किन्हीं कारणों से ये बैठक थोड़ी विलंब से हुई, देरी से हुई, लेकिन आज उन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्राय सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2041 इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुछ एरिया इसमें कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, ऐसी मांग कुछ प्रदेशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज की जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है, उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। आज 17 जून ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुनीमपुर का भी दौरा है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने इस दौरे पर तंज कसया है कि सीएम का दौरा था, पहला मुआवजा देना चाहिए। मुनीमपुर अरैया गांव की जमीन पर नाराजगी भी जताई। विधायक ने कहा कि 1 रुपये प्रति एकड़ की लीज दी गई, जो कि बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। सर्कल रेट के हिसाब से मुआवजा देने की मांग उठाई है। था रैया गांव का 105 एकड़ का, ना पैसा ना रोजगार, 4-5 बालक लगा दिए। क्या है वो? उसके साथ साथ मुनीमपुर 16 एकड़ जमीन ले लिए, 13 एकड़ 1 रुपए के हिसाब से। क्यों? ना गांव का उसका क्या है, क्या फायदा है गांव को, बताओ। मैं धन्यवाद करता, रैया गांव में लेके आया, अच्छी बात है। 105 एकड़ में 105 एकड़ में लेके आते, किसान यूनिवर्सिटी लेके आते तो उसको फायदा होता, वहां के बच्चों को रोजगार देते। क्या है ये? किसान मेरे गांव को लूटने का काम किया है। और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, मेरे रैया गांव और मुनीमपुर गांव को, दोनों को जो उनका सर्कल रेट का पैसा है, जो किसान गांव का पैसा बनता है, वो पैसा दे। असली उद्घाटन करने का मकसद तो वो है जब उनका पैसा मिले। बिल्कुल 1 रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन ली गई और अपनी झूठी वाहवाही के लिए, अपनी शान के लिए कि मैं लेके आ। वो आप मंत्री थे, आपके पास पावर थी, 13 महकमों के मंत्री थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे। इसी 101 एकड़ जमीन में आप पढ़े लिखे लोगों से पूछो, मैं चैलेंज करता हूं इसमें कि पढ़े लोगों से पूछो
क्या ये जो लेके आए हैं, क्या नर्सरी क्या है, बागवानी, इसका इलाके को क्या फायदा हुआ, गांव को क्या फायदा हुआ? इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी ले आते, कृषि यूनिवर्सिटी ले आते, और कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इस तरह की कोई चीज आती, जिससे कोई एजुकेशन की चीज आती जिससे इलाके को फायदा होता। हमारे गाँव की जमीन गई, हमारे गाँव के लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, हमारे लोगों को पीटने का काम किया, हमारे लोगों को जलील करने का काम किया, और एक पैसा नहीं दिया। तो क्या करेंगे भाई? क्या मुनीमपुर के लोगों का फायदा, बताओ मुझे। और बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा अंबाड़ा पहुंची। प्राथमिक मास्टर भर्ती घोटाला में टीएमसी के महासचिव पर निशाना साधा। टीएमसी में टूट ने परिवारवाद की राजनीति का परिणाम बताया। ईडी की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी कहा कि जल्दी जेल में जाएगा। ममता ने अपना भतीजा खातर पूरी की पूरी पार्टी दाव पर लै दी। ओवैसी कदे बीजेपी के साथ ना रहा और ना आम चावा सा कि वो साथ दे। यूपी चुनाव में ओवैसी एसपी का मेल जोल पर रेखा शर्मा का ये बयान आया है। टीएमसी का वो सेंटर वाले विचार करेंगे क्या है, वो एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं और एनडीए के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया है। कल वो मिले हमारे नेताओं को, एंड अभी ये नहीं है कि हमारी पार्टी में विलय होगा या नहीं होगा, वो विचार जो है हमारी सेंटर टीम करेगी। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता रोहित नागर ने इस पर सवाल उठाए हैं। 2024 चुनाव में एक के नाम पर कई वोट होने का दावा और क्या कि बीजेपी दफ्तर में बैठकर बीएलओ ने वोट बनवाने का काम कराया है। कांग्रेस समर्थकों के वोट काटने की आशंका भी जताई है। चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। क्या कि कार्रवाई ना हुई तो फिर कार्यकर्ता के साथ विरोध भी किया जाएगा। किस तरीके से भाजपा ने झूठों के दम पर 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया, मैं सबूतों के तौर पे आप सभी को साथियों को दिखा देना चाहता हूँ। किस तरीके से एक महिला की फोटो, आप सभी साथी जूम करके दिखा सकते हैं, एक महिला की फोटो किस तरीके से यहाँ पर इनका नाम बेगम बता दिया जाता है, यहाँ पे संतोष कुमार, यहाँ पे सुनीता जी, ठीक है, यहाँ पे राकेश सिंह यादव जी, यहाँ पर मीना देवी जी, आप सभी अपने कैमरे पे दिखा सकते हैं किस तौर पर। और इस महिला की फोटो सिर्फ ये 4-5 बार नहीं, गांव विधानसभा क्षेत्र में 80-90 बूथ पर एक महिला की फोटो 30 बार इस्तेमाल करी गई। और ऐसे 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 और भी साथी हैं जिनकी कई वोटें और भी जगह निकाली गई। तो आप समझिए इस तौर पे तो बीजेपी की सरकार ने झूठों के दम पे राजनीति में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। और जिस तौर पे बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है कि हम एसआईआर करा रहे हैं, इन्हीं वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जो आज ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसीलिए चलाई जा रही है। तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ अपॉइंट करे, वो बीएलओ ठीक तौर से काम नहीं कर रहे। वो बीएलओ के एजेंट बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर बैठ के कहते हैं कि आप यहीं लोग बना लीजिए, यहीं पर बैठ के कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी उसकी शक्ति करो कि कांग्रेसियों की वोट काटो और बीजेपी को नई फर्जियां वोट बनाओ। अनु में जमीन अर्पण का गंभीर आरोप लगा। झांसा देकर महिला तय कागजा पर अंगूठे लगवाने के आरोप लगे हैं। पति के इलाज का बहाना बनाने का आरोप है। निसंतान दंपति की 1.25 एकड़ जमीन पर नजर थी। अस्पताल स्टाफ की मिली भगत तक फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकारी योजना का लाभ दिलाने का नाम पर ठगी करी गई है। बिना बताए कई कागजा पर हस्ताक्षर करवा लिए। ये आरोप पीड़ित महिला की तरफ से लगाया गया है। मास्क पहने लोगों पर असली कागजात छुपाने का भी आरोप लगा। मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करी जा रही है। भाई मैं या कहूँ, हमारी बहन है या लुनियाव मिले बेचारी का औलाद या का है ना है, और जो हमारे बहने वो है वो ज़्यादा सीरियस बीमार है, और जो वह डॉक्टर ने या फोन करके धोखाधड़ी से बुलाया भाई हॉस्पिटल में, ईवाना अच्छो ना करो। और इनकी या के 2 देवाना सलीम और अली मोहम्मद, और एक वो डॉक्टर है भतीजो या टेम्पो में लेकर आए हुए भाई हॉस्पिटल में इलाज होवे, मतलब धोखाधड़ी काम एग्रीमेंट ने फुल पेमेंट एग्रीमेंट ने करा रहा है भाई, या न्याय मिले या जमीन या वापस मिले। भाई मुँह पर गोठा लगवा लिया उन नवा में मांडी खेड़ा में बुला के आके तो दवाई मिला कर टीबी के इलाज की वजह से, और भाई मुँह पर गोठा लगवा लिया। नो कहीं मरीज लिया उनुक ना मरीज कहा करेगा तू ही आ जा, मैं अकेली बुला ली भाई। और मेरे देवर को चोरम बोल दिया, और मेरे देवर हूँ बरकरार बढ़ो और छोटा ने मैं खंदाई हूँ फोन करके नहीं आके जाते हाथ दवाई मिल रही हूँ दवाई लिया।
और क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम अली मोहम्मद है, एक का नाम सलीम है। अभी करवाई भाई मेरा नाम तो हुए थे, अब वो न उतरवाली मौ पे। हाँ मैं न्याय चाहूँ, भाई मेरा न्याय होना चाहिए, मेरा जमीन मौ पे आपसे आनी चाहिए। और भाई कौन का संग होना चाहिए, जो जैसे मेरे संग करे भाई ऐसे ही उनका संग होनी चाहिए। मुझे जैसे करो उनने। ओडल ने विकास कामा की बड़ी सौगात मिली है। विधायक हरेंद्र राम रतन ने इनका शिलान्यास भी कर दिया है। करीब 5 करोड़ रुपया के विकास कामा का शिलान्यास विधायक की तरफ तक कराया गया। सेवली रामगढ़ और बुलवाना में कई परियोजना का उद्घाटन कराया गया। आधुनिक सामुदायिक केंद्र और 10 चौपाला का लोकार्पण होया। सेवली में सामुदायिक भवन और चौपाला की सौगात दी गई है। गांव की फिरनी समेत कई विकासी कामा का शुभारंभ होया है। डबल इंजन सरकार ने लेकर कहा विधायक ने कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। विकास कामां तय ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा फायदा पहुंचेगा। आज होडल विधानसभा में जो ना 2 दिन से जो ना लगातार विकास के कार्यों के हम जो ना शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। लगभग जो है 5 करोड़ के रुपए की लागत से जो ना होडल के विधानसभा में जो ना हमने जो ना आज विकास कार्यों को शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और अभी शाम तक हम और उद्घाटन करेंगे। अभी हमें बुलवाने में भी जाना है, तो इसलिए ये जो गंगा जो बह रही है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने खासकर जो है ना ब्रिज का क्षेत्र होने के कारण मेरे क्षेत्र में एक्स्ट्रा जो है वो फंड हमारे को दे रहे हैं। और क्योंकि वो पूरी एक एक चीज़ की इस पर खबर रखे हुए हैं, क्योंकि यूपी से लगता हुआ राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है। तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और चौधरी किशन पाल गुर्जर जी मंत्री भारत सरकार दोनों मेरे क्षेत्र में विकास में बहुत पैसा दे रहे हैं। 13 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। कालियागंज बॉर्डर का दौरे बताया गया कि अड़त रास्ता बनाया और फिर भारत में घुसे हैं। क्राइम ब्रांच ने 13 गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिक पकड़े हैं। मजदूर बनकर झुग्गियां में रहा करते जोड़े निर्माण का काम चल रहा करदा उड़ रहा करते। कानूनी कार्रवाई पूरी करके डिपोर्ट कराया जाएगा। कुछ बांग्लादेश के नागरिक जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, तो उस पर हमारी टीम सीए क्राइम ब्रांच की टीम और सीए 39 ने उनको डिटेन किया है और अलग अलग जगह पे वो लोग रह रहे थे। इसमें कुछ लोग जो कि झोपड़ियों के उसमें रह रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे थे। पूछताछ की और सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें 13 नागरिकों को हमने डिटेन किया है। उनकी आईडीज़ हैं जो बांग्लादेश की हैं, जिनका परिवार बांग्लादेश में रह रहा है। ऐसे ही डिपोटेशन सेंटर बनाया हुआ है हमने जो IMT मानेसर में है, उसमें उनको रखा जाएगा जब तक दस्तावेज पूरे नहीं हो जाते प्रक्रिया होने के, तब तक हम इनको अपने उसमें रखेंगे डिटेन करके और उसके बाद इनको डिपोर्ट किया। नू में गैर कानूनी कॉलोनियां पे बुलडोजर चालिया है। 18 एकड़ में बसाए गए 3 गैर कानूनी कॉलोनियां पे यह कार्रवाई हुई है। बिरावटी और रिठोरा में तोड़फोड़ अभियान तैयार खपी मार्च किया। कई निर्माण 4 दीवारी और सड़कों का जो जाल बछाया गया था वो तोड़ दिया गया है। 15 एकड़ जमीन पे 2 गैर कानूनी कॉलोनी बनाई गई थी। इन पे एक्शन हुआ। 6 निर्माण 11 4 दीवारी और सड़क नेटवर्क पूरा हटा दिया गया है। DTP विनेश कुमार की अगुवाई में कार्रवाई हुई। कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। नियम तोड़ने वालों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इनको पहले भी 1-2 बार डेमोलिशन किया था और दोबारा से फिर जो है ये डेमोलिशन जो है फिर स्टार्ट जो है बनने फिर स्टार्ट हो गए थे। तो आज जो है ये पूरी तरह से जो है डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इनको हमने नोटिस बहुत पहले दिए थे, लेकिन लोगों को भी आगाह किया था, फेसिंग भी करवाई थी। उसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ बनाना शुरू कर दिया है। ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। ये अनुरोध है कि अवैध कॉलोनियों में कोई प्लॉट न खरीदें, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में न आए। लोगों से भी यही अपील है जी, कोई भी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें और कोई भी प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में न आए। और सिवानी में 17 जून ने खादी रोजगार उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद शिरकत करेंगे। खादी कारीगर ने इस नया मार्गदर्शन और प्रोत्साहन भी मिलेगा। रोजगार उत्सव ने मील का पत्थर बताया जा रहा है। सिवानी में खादी जगत की नई दिशा की शुरुआत होगी। 2014 के पाछे खादी कारोबार में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। 30,000 करोड़ तक बढ़ गए। ईब खादी का कारोबार 1.87 लाख करोड़ तक पहुंच लिया है।
2.51 लाख करोड़ का लक्ष्य तय किया गया है और इसे लेकर लगातार सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। 17 जून 2026 शाम को 4 बजे सिवानी के सरकारी स्कूल के ग्राउंड में हमारे हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और खादी ग्रामोद्योग आयोग से जुड़े हुए हमारे श्रमिकों को, आर्टिजनों को, बुनकरों को ट्रेनिंग के बाद उनको आधुनिक टूल अपने हाथों से देने वाले हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर के लोगों को मार्जिन मनी डिसबर्समेंट करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा और आने वाले समय में नए भारत के साथ नए हरियाणा का जब गौरव गान होगा तो उसके ब्रांड एम्बेसडर स्वयं हरियाणा के लोग होंगे। इस भाव के साथ खादी रोजगार उत्सव का ये निमंत्रण कार्यक्रम था जिसमें हमारे समाज के सभी तबके के लोग आज अपने आशीर्वाद देने आए। हमारे खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय मनोज गोयल जी का आज यहाँ प्रवास हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है आयोग की तरफ से उनके लिए निमंत्रण भी देना था और वैसे कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए भी आए हैं और आज मनोज गोयल जी ने यहाँ पर निमंत्रण दिया है। सभी कार्यकर्ताओं को खादी ग्राम उद्योग की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में बताया है कि किस प्रकार से हम अपने पड़ोसी का, अपने समाज का, अपने गली में, अपने गांव में जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो किस प्रकार से आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। पंचकुला के नोल्टा गांव का दौरा सड़क हादसा हो गया। इनोवा गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गाड़ी में सवार 8 लोगों में से एक युवती की मौत हुई है। 3 लोग घायल बताए गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 22 साल की उषा का रूप में मृतका की पहचान हुई है। ब्रेक फेल होने और तेज रफ्तार होने की वजह बताया गया कि यो हादसा होया। पुलिस ने मौका पहुंच कर जांच भी शुरू की। ये मेरी सिस्टर थी, इनके साथ एक कंपनी जाते हैं ड्यूटी कामली में, तो ये जाते हुए कहीं कह रहे क्या है ड्राइवर ने गाड़ी नहीं मोड़ी। क्या मोड़ था, काफ़ी तेज़ था, गाड़ी तेज़ थी, क्या है उसने जल्दी में मोड़ी नहीं है, क्या है फिर वहाँ पे जाके खाई में गिर गई है। फिर इनके सिर में ज़्यादा दर्द ये हुई, चोट लगी। फिर ये जितने को कोई गांव के बंदे थे उन्होंने इनको जल्दी रेफर किया, यहाँ पे लेके आए तो जितने ने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। से गाड़ी मोड़ से सीधा उसने ब्रेक नहीं लगाई और नीचे को गिर गई खाई में। कितने लोग थे? 7-8। क्या गाड़ी तेज थी? कैसे थी? हाँ जी तेज थी, उसने ब्रेक ही नहीं लगाई। उसकी गाड़ी में तेल पवा के आवाज आ रही थी, अजीब सी आवाज, और हम कह रहे थे भैया आवाज आ रही है अजीब सी, एकदम नीचे को गई। खबर भिवानी तक है जड़ा HKRN स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन कराया, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया, बकाया वेतन जारी करने की मांग पर धरना दिया। अक्टूबर से जनवरी तक का वेतन मांगा गया है। 4 महीने तक वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में रोष था, नाराजगी इस करके धरना प्रदर्शन कराया। 700 घने HKRN कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कराया। 1 जुलाई तक पूर्ण हड़ताल की भी चेतावनी दी है। वेतन न मिला तो कहा कि काम करना बंद कर देंगे। 7 तारीख तक वेतन जारी करने की मांग ठाई है। 8-9 महीने से हमारे समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिसके कारण कर्मचारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसमें सर किसी के दूध वाले के पैसे नहीं दे रहे। अब तो हमारा एक बड़े भाई हैं जो नीरज है, इनके लड़के को तो एडमिशन देने से भी मना कर दिया मैडम ने। किसी से उधार लेके जब इसके बच्चे का एडमिशन करवा है, इतना दबाव पड़ रहा है सभी पर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 19 दिन की जनवरी की हमारी बकाया वेतन नहीं मिला है। 30 जून तक अगर कर्मचारी का समाधान नहीं होता है, बकाया वेतन नहीं मिलता है, तो 1 जुलाई को सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से काम बंद कर ग्राउंड में बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो हमने जो हमारी जो मई की सैलरी है वो अब तक नहीं आई। सरकार की गाइडलाइन है कि कर्मचारियों की सैलरी का जो टाइम है वो 7 तारीख तक का टाइम होता है, तो आज 15 तारीख हो गई, अब तक कोई भी संभावना नहीं है सैलरी आने की, और नहीं आई। 3 महीने 19 दिन की जो पेंडिंग सैलरी है उसको लेके काफी रोष है कर्मचारियों में। सरकार को और जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य प्रशासन को हमने काफी बार मौखिक और लिखित रूप से भी बता चुके हैं, हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा समाधान होगा, सब अच्छी तरह काम करेंगे और काम करते आ रहे हैं।
ओडल में एक विधवा लुगाई का घर लाखा की चोरी होगी। सैनिक कॉलोनी में चोरा ने बड़ी वारदातें अंजाम दिया है। घर तय 1,75,000 रुपया जेवर चोरी करे गए। लगभग 10 तोड़े चांदी और सोने की बाड़ी भी चोर अपने साथ ले गए। 11 जून ने पीड़िता बड़का के साथ अपना मायका जा रही थी। 14 जून ने जब घर आई तो देखा कि ताले टूटे पड़े थे। चोर 4 दीवारी फांद के घर में घुसे थे और फिर चोरी करके रफू चक्कर हो गए। यहाँ से मैं 11 तारीख को अपने मायके की गई थी और फिर मैं आज आई हूँ 14 तारीख को। तो मैंने यहाँ बाहर का तो लॉक लगा हुआ था, अंदर आके मैंने लॉक खोला तो अंदर का खुला हुआ था और सारे कपड़े अलमारी में से सिंदूक में सारे कपड़े बिखरे हुए थे। और मेरी मंदिर है, एक मंदिर में मैंने 1,75,000 रुपये रख रखे थे और सोने की बाली थी और 10 तोले के तोरिया थे, वो गायब है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे सामान जो भी चोरी हुआ है वो मुझे दिलाएं। अंशु अपने मायके गई थी 11 तारीख को और 14 तारीख को आज दिनांक 14/6 को 26 को वापिस आए अपने मकान पे आके देखे। फिर बाहर के जो लोग थे वो एजिटीज थे, अंदर के कुछ कमरों के लोग टूटे हुए मिले और करीब 1,70,000-75,000 रुपये और 10 तोला चांदी की तोड़िया चोरी होने पाएगा नाम पर। तो फॉरेंसिक टीम को बुलाया जा रहा है। यस, फिंगरप्रिंट्स वगैरह एक्सपर्ट है जो डॉग स्क्वाड वगैरह वो सभी बुलाए। भिवानी में जीबीटीएल के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। डीसी ने मिलकर वेतन बढ़ाने की गुहार भी लाई है। न्यूनतम वेतन पर मजदूरों ने नाराजगी जताई। 15,220 रुपया की जगह 11,275 रुपये देने का आरोप लाया। अप्रैल में तय वेतन और मई में कम भुगतान का मामला सही सारा का सारा। मजदूरों ने इसे ने लेकर आरोप लाया। वादा खिलाफी का कि हमारा साथ वादा खिलाफी करेगी। लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन तक मांग पत्र भी दिया है। न्यूनतम वेतन नियम लागू करने की मांग ठाई है। सारे ठेका मजदूरों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग करी। में यहाँ पर बहुत परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि हम पानी पीने जाते हैं तो टाइम नोट किया जाता है, कितने बजे तक तुम पानी पीने गए हो, कितने बजे बाथरूम करने गए हो, इतना टाइम कहाँ पे लगा आप लोगों को। और हमारी सैलरी भी पूरी नहीं दी जा रही है, हमें बहुत परेशान किया जा रहा है जी। हमारी सैलरी पूरी दी जाए 15,200 जो कि पिछले महीने हमें दी गई थी और इस बार मई महीने की नहीं आई हमारी सैलरी और हमें पूरा हमारा अधिकार दिया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अंग्रेज तो इस देश से चले गए, लेकिन ये जो फैक्ट्रियों के मालिक है ना, ये नए अंग्रेज पैदा हो गए इस देश के अंदर। जैसे अंग्रेज लोगों को गुलाम बना के रखते थे, यही पोजीशन सिर्फ इस फैक्ट्री में नहीं, देश की तमाम फैक्ट्रियों में हालत ये है। मजदूरों को बंधवा बना के रखते हैं। आज अनेकों मजदूरों से बात हुई है, उन्होंने कहा भीतर बड़े बाद में मूत्र भी तरसे लोग, पेशाब कर नहीं जाने देते उनको। एक तरीके से ऊपर उनका सर्विलेंस इस तरीके का बिठा रखा है, मुस्टंडे पाल रखे हैं, भीतर अपने मुस्टंडे पाल रखे हैं, वो धमकी दे के बोलते हैं। भाई मेहनत बेचने के लिए आए हैं, अपना शरीर नहीं बेच रहे, गुलाम नहीं बनने के लिए आए हैं। इस गुलामी के खिलाफ भी लड़ाई है। ये तो गुलाम बना रहे हैं लोगों को, वेतन दे नहीं रहे, सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मजदूर ने अपना हाथ पीछे कर लिया ना, सड़क के मरेंगे मालिक ये, कभी गलतफहमी में बैठे हो। मजदूर जो है ये हरियाणा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी जो 15,220 रुपये बनती है उसको लागू करवाने के लिए बोल रहे हैं। अप्रैल के महीने में लागू कर दी थी, बाद में मई की सैलरी में जो पिछली लागू की थी वो भी काट ली और जो है बहुत कम वेतन इनका 6-7 हज़ार रुपये बनता है। तो ये इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये स्थानीय विधायक के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था भी मैं बात करवाऊंगा, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में कोई जवाब उनका आया नहीं है। तो ये 3 दिन से साथी हड़ताल पे हैं मजबूरी में, क्योंकि इनकी न्यूनतम वेतन लागू नहीं कर रही। जैसे मेरे से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के CITU के विनोद कुमार, उन्होंने भी कहा है कि जो हरियाणा सरकार ने घोषित किया है कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, वो उसी के अनुसार ये लागू करना चाहिए। तो एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से मैनेजमेंट इस मुद्दे को निपटाए और इनको न्यूनतम वेतन दे, अन्यथा जो है ये मजबूरी में आंदोलन इनको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। हमारी बोली हमारी खबर में आज इतना है। राम राम। हमारी बोली हमारी खबर,